अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मैंने बड़ी आजी का लहजा बनाते हुए हिंदू की तरह हाथ बांध कर कहा, शरद भैया जी, आप मुझे भी अपना अर्दली ही समझें। आपकी सेवा करूंगा तो अगले जन्म में सफल होऊंगा। मेजर शरद ने आगे बढ़कर मुझे गले लगा लिया और कहा, धर्मवीर, फिर कभी ऐसा ना कहना। तुमने हमारे ख़ानदान पर एक ऐसा एहसान किया है कि हमारी 7 पुश्तें भी उसे फरामोश नहीं करेंगी। मैं तुम्हें अपना छोटा भाई ही समझता हूँ। थोड़ी देर बाद मैं मेजर शरद के गिलास में डिम्पल सकाट की बोतल खोलकर उसमें पैक बना रहा था। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री और फौजी हाई कमांड ने जरहियत का जो खुफिया प्रोग्राम बनाया था, मैं मेजर शरद से इस बारे में मालूमात हासिल करने की पूरी स्कीम जहन में तैयार करके आया था। चुनाचे मैंने पहला पैक बनाते ही पाकिस्तान के खिलाफ बातें शुरू कर दी। मेजर शरद ने आला विस्की का घूंट भरकर मेरी तरफ देखा और खुश होकर बोला, वंडरफुल है, बड़ी देर बाद डिम्पल सकाट पी है, बस आप दोनों करेट मेरे कमरे में भिजवा देना। मैंने कहा, मैं कल ही भिजवा दूंगा। दूसरे पैक पर मेजर शरद हल्के हल्के सरूर में आ गया। कहने लगा, बस धर्मवीर, अब तुम शादी कर लो। मैंने कहा, भैया, पहले आपका ब्याह होगा, फिर शिकंतरा जी का होगा, इसके बाद मैं अपना ब्याह करूंगा। वो कहका लगा कर बोला, फिर तुम्हारा कभी ब्याह नहीं होगा। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद मैंने फिर पाकिस्तान का जिक्र छेड़ दिया। मैंने कहा, कल मैं नागपुर शहर की बड़ी मार्केट में कुछ चीज़ें खरीदने गया था। वहाँ एक लाला जी कह रहे थे कि कश्मीर में हमारी फ़ौज की हार हो रही है। मेजर शरद ने उस लाला जी को अंग्रेजी में गाली देकर कहा, उसे क्या मालूम वहाँ क्या हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि कश्मीरी बेजिगरी से लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे सिपाही भी किसी से कम नहीं हैं। मैंने कहा, मैंने भी उस लाला जी से यही कहा था। भैया, मैंने उसे ये भी कहा था कि हमारी भारतीय सेना एक दिन पाकिस्तान को भी फतह कर लेगी। कश्मीर तो कोई चीज़ ही नहीं है। मेजर शरद दीवान को उस वक्त मैं तीसरा डबल पैक बना कर दे चुका था और वो सरूर की हद पार करके नशे की हदूद में दाखिल हो चुका था, यानी जहाँ सरूर ख़त्म हो जाता है और शराब का नशा दिमाग को अपने पंजों में जकड़ने लगता है। 3 डबल पैक बड़े होते हैं। मेजर शरद ने मेज़ पर हल्का सा हाथ मारा और मेरी तरफ देखते हुए बोला, धर्मवीर, तुमने उस अहमक लाला जी को बिल्कुल ठीक कहा था। हम बहुत जल्द पाकिस्तान का किस्सा ही ख़त्म करने वाले हैं। मैंने बच्चों की तरह खुशी का इजहार करते हुए कहा, क्या सच कह रहे हो भैया? भगवान तुम्हारा भला करे। भगवान हमारी सेना को और ताकतवर बनाए। बस एक ऐसा हमला करो कि पाकिस्तान सारे का सारा भारत में दोबारा वापस आ जाए। मेजर शरद ने तीसरा पैक ख़त्म कर दिया था और अब वो खुद अपने लिए चौथा डबल पैक बना रहा था। आहिस्ता आहिस्ता सहलाते हुए मुस्कुराए जा रहा था और जैसे अपने आप से हम कलाम था, ऐसा ही होगा। फिर अंग्रेजी में बोलने लगा, ऐसा ही होगा। इस दफ़ा हम कुछ ऐसी स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं। मैंने मज़ीद मालूमात हासिल करने की गर्ज से उससे सवाल कर डाला, लेकिन शरद भैया, सुना है पाकिस्तान को अरबों ने बड़ा असला दिया हुआ है, क्या हमारे पास भी काफ़ी गोला बारूद है ना? मुझे तो कभी कभी यही फिक्र लग जाता है। मेजर शरद ने चौथे डबल पैक का आधा गिलास हलक में उंडेला और सिगार सुलगाते हुए अंग्रेजी में कहा, तुमको क्या मालूम है? जो हमें मालूम है वो भारत के किसी शहरी को मालूम नहीं है। मैंने उसको हवा देते हुए कहा, क्यों नहीं भैया, आप तो इंटेलिजेंस के बहुत बड़े अफसर हैं, आपके हाथ में तो भारतवर्ष की नब्ज है। मैं भी अब अंग्रेजी में बोल रहा था। मेजर शरद ने सिगार का कश लगाकर धुआं छोड़ते हुए कहा, हम पाकिस्तान को इस तरह उड़ा देंगे। और उसने ज़ोर से फूंक मारकर सिगार के धुएं को इधर उधर उड़ा दिया। मैंने कहा, भैया, मगर हमारा तो कोई मुल्क दोस्त नहीं है। पाकिस्तान की तो सारे मुसलमान मुल्क मदद करेंगे, हमारी कौन मदद करेगा? असल बात यह थी कि मेजर शरद दीवान के ख्वाब ख्याल में भी नहीं था कि उसके सामने जो आदमी बैठा हुआ है वो धर्मवीर नाम का कोई बेज़रर सा हिंदू नहीं है, बल्कि एक मुसलमान कमांडो और तहरीक आज़ादी कश्मीर का मुजाहिद है। वो अपने घर का एक फ़र्ज समझने लगा था और मैंने उनके ख़ानदान के साथ जो एहसार किया था, इसके बाद उसे ऐसा ही समझना चाहिए था। फिर मेरा इन लोगों के साथ रवैया ऐसा रहा था कि किसी को मुझ पर ज़रा सा भी शक नहीं पड़ सकता था। यही वजह थी कि मेजर शरद दीवान मेरे साथ खुलकर बात कर रहा था। हो सकता है वो अपने किसी करीब तरीन दोस्त के आगे भी ये बातें ना करता, मेरे सामने इसलिए कर रहा था
کہ وہ جانتا تھا کہ میری یہاں کسی سے دوستی وغیرہ ہی نہیں ہے اور میں اس کے سوا اور کسی سے ناگپور میں ملتا جلتا بھی نہیں ہوں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں اس کے گھر کے ایک فرد کی طرح تھا۔ جب میں نے سوچی سمجھی اسکیم کے مطابق یہ کہا کہ جنگ کی صورت میں ہماری مدد کو کون سا ملک آئے گا، تو اس نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے، پھر ہوا میں ایک ہاتھ کو دور سے لہرا کر انگریزی میں کہنے لگا، امریکہ آئے گا، اسرائیل آئے گا، اسرائیل کے پاس اس وقت ملٹری کی جدید ترین ٹیکنالوجی موجود ہے، وہ ہمارا کھلا دوست ہے۔ امریکہ نے پردے کے پیچھے ہمارے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے رکھا ہے، اس نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ تم پاکستان پر اٹیک کرو، ہم تمہیں اسرائیل کے ذریعے ہر قسم کا اسلحہ کی سپلائی کبھی ختم نہ ہونے دیں گے۔ میں نے اٹھ کر میجر شرط کا ماتھا چوم لیا اور بے انتہا خوش ہو جانے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، بھیا بھگوان تمہیں سکھی رکھے، تم نے میرا دل شیر جتنا بڑا کر دیا ہے، بس اب مجھے کوئی فکر نہیں رہا۔ پھر جیسے ایک دم پریشان ہو کر کہا، لیکن بھیا اسرائیل کے جہاز ہمارے لیے گولہ بارود اور دوسرا جنگی سامان لے کر آئیں گے، تو دوسرے ملکوں کے سفارت خانوں کو، خاص طور پر پاکستان کے سفارت خانے والوں کو پتہ چل جائے گا۔ میجر شرط دیوان نے اس کے جواب میں ایک ایسی بات کہہ ڈالی جو ملٹری انٹیلیجنس کا ایک ذمہ دار افسر ہونے کی حیثیت سے اسے کبھی اور کسی حالت میں نہیں کہنی چاہیے تھی۔ اس نے کہا، دھرم ویر، اس وقت امریکی اسلحہ سے لدے ہوئے اسرائیل کے 2 مال بردار جہاز ہماری ترچنا پلی پورٹ سے 10 میل دور جیاگام کی کھاڑی میں کھڑے ہیں۔ ان میں اسرائیل کا دیا ہوا جدید ترین خطرناک میزائل مارٹر گن ہے اور ایسے ہائی ٹیک ریڈار بھی ہیں جو دشمن کے نیچے سے نیچی پرواز کرتے بمبار اور فائٹر طیاروں کا بھی سراغ لگا لیتے ہیں۔ اور یہ ابھی پہلی کھیپ ہے، دوسری کھیپ اگلے مہینے پہنچنے والی ہے۔ میں نے مصنوعی جوش میں آ کر کہا، بھیا شرط جی، ہمیں پاکستان پر ایٹم بم چلا دینا چاہیے۔ میجر شرط نے اپنی انگلی اٹھا کر ہونٹوں کے پاس لے جا کر انگریزی میں کہا، بس دھرم ویر، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں بتا سکتا، یہ بھی تم میرے بھائیوں سے بھی زیادہ مجھے عزیز ہو، اس لیے تمہیں اتنا بتا دیا ہے، بس اب بے خوف ہو کر اپنا کام کرو۔ بہت جلد ہم دونوں لاہور کی انارکلی میں چل پھر رہے ہوں گے۔ میں نے بھی مثلاً اس کے آگے کچھ نہ پوچھا۔ اس شخص نے مجھے جتنا بتا دیا تھا وہ کافی سے زیادہ تھا، اور مجھے ہرگز توقع نہیں تھی کہ ایک ملٹری انٹیلیجنس افیسر سے اتنی اہم ترین معلومات فراہم ہو جائیں گی۔ اگرچہ مجھے یہ معلوم کرنے کی بھی ضرورت تھی کہ اسرائیل کے جو جہاز مال بردار جہازوں کے بھیس میں پاکستان کے خلاف استعمال ہونے والا اسلحہ وغیرہ لے کر آئے ہیں، ان کے ارد گرد سیکورٹی کا انتظام کس طرح کا ہے، اور جیاگام کی کھاڑی ترچنا پلی کی بندرگاہ سے کس جانب ہے۔ لیکن میں نے اس وقت مزید کریدنا مناسب نہ سمجھا اور میجر کے لیے کباب گرم کرنے کچن میں چلا گیا۔ کوئی 1 گھنٹے بعد میں میجر شرط دیوان کے ہاسٹل سے واپس اپنے کمرے میں آیا تو میرا ذہن بھرا ہوا تھا، طرح طرح کی سکیمیں ذہن میں آ رہی تھیں۔ مجھے ان جہازوں کو جو پاکستان کے خلاف جنگ میں استعمال ہونے والا خطرناک ترین اسلحہ اور دوسرا جدید ترین ٹیکنالوجی کا حامل فوجی ساز و سامان لے کر بھارت کی ترچنا پلی کی بندرگاہ کے قریب لنگر انداز ہوئے تھے، ہر حالت میں غرق کرنا اور دھماکے سے اڑا دینا تھا۔ اس کے لیے مجھے ایک ساتھی کمانڈو کی ضرورت تھی، اور یہ ساتھی کمانڈو کشمیر کا مجاہد سرفروش کمانڈو اورنگزیب ہی ہو سکتا تھا۔ اورنگزیب واقعی ایک تربیت یافتہ انتہائی ڈسپلن کا پابند اور نڈر کشمیری کمانڈو تھا۔ میں سگریٹ اس قسم کے لمحات میں عام طور پر ہی پیتا تھا۔ میں نے سرہانے کے نیچے سے پیکٹ نکال کر سگریٹ سلگا لیا۔ پہلے خیال آیا کہ موقع دے کر میجر شرط کے ٹرانسمیٹر سے کمانڈر شیروان کو یہ ساری باتیں خفیہ کوڈ میں بتا دوں اور اسے کہوں کہ وہ کمانڈر اورنگزیب کو ناگپور روانہ کر دے۔ پھر خیال آیا کہ معلومات اتنی اہم اور نازک تھیں کہ ٹرانسمیٹر پر یہ ساری باتیں میں تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا تھا۔ ٹرانسمیٹر پر کمانڈر ہمیشہ انتہائی ضرورت کے وقت اور انتہائی مختصر الفاظ میں بات کرتے ہیں۔ دشمن کے ملک میں رہ کر ٹرانسمیٹر پر زیادہ لمبی گفتگو کی جائے تو سگنلز کے پکڑے جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کافی سوچ و بچار کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے خود سری نگر جا کر کمانڈو شیروان اور کمانڈو اورنگزیب سے ملنا چاہیے تاکہ تمام باتیں میں انہیں تفصیل کے ساتھ بیان کر سکوں اور کمانڈو اورنگزیب کو بھی اپنے ساتھ ہی لے آؤں۔ پھر ہم دونوں اپنے نئے کمانڈو مشن پر روانہ ہو جائیں گے۔ میں نے اپنے حلیے میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا کرنے کے لیے اپنی مونچھیں بڑھانی شروع کر دی تھیں۔
मेजर शरद ने एक बार मुझसे मूछों के बारे में भी पूछा था। मैंने हंसकर कहा, भैया मैं अपने चेहरे पर राजपूत बहादुरों वाली शान पैदा करना चाहता हूँ। इस फैसले के बाद मैंने एक दिन गुजार दिया। फौजी कैंटीन से टेम्पल सकाट की बोतलों के दोनों करेट मैंने वादे के मुताबिक उठवा कर मेजर शरद दीवान के कमरे में पहुंचा दिया। दूसरे दिन रात को मैं उससे मुलाकात करने गया तो वो एक औरत के साथ बैठा टेम्पल सकाट पी रहा था। उसने मेरा उस औरत से तारुफ करवाया। यूसुफपुर कशिश जिस्म वाली औरत ने फाल से रंग की बारीक साड़ी पहन रखी थी। ये औरत इंडिया की एयर कंपनी में काम करती थी। अब इन लोगों ने शराब शुरू ही की थी। मेजर शरद ने डिम्पल सकाट के करेटों का शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा, भैया ये तो मेरी ड्यूटी थी। औरत एक पेग पीने के बाद बेडरूम में चली गई तो मैंने मेजर शरद से कहा, भैया माता जी की समाधि पर जाने को बड़ा दिल चाहता है। अगर तुम इजाज़त दो तो मैं कुछ रोज़ के लिए अमृतसर चला जाऊँगा। मेजर शरद ने डब्बे में से सिगार निकालते हुए कहा, क्यों नहीं क्यों नहीं, धर्मवीर ज़रूर जाओ, मैं तुम्हारी छुट्टी मंजूर करूँगा। मैं ठेकेदार मेहता से खुद बोल दूँगा। कितने दिन के लिए अमृतसर जाना चाहते हो? मैं जहन में अंदाज़ा लगाने लगा कि श्रीनगर जाने, वहाँ से कमांडो औरंगजेब को साथ लेकर तरचनापुली तक पहुँचने और कमांडो एक्शन मुकम्मल करने में कितने दिन लग सकते हैं। मैंने मेजर से कहा, बस 1 महीने की छुट्टी मिल जाए तो मैं गुरदासपुर अपनी मौसी से भी मिल लूँगा, कुछ दिन उनके पास भी गुजार लूँगा। उनकी शक्ल मेरी माताजी से बहुत मिलती जुलती है। मेजर शरद अपने गिलास की शराब का आखिरी घूंट हलक में उंडलने के बाद उठ खड़ा हुआ। ओके, तुम बेशक सुबह की गाड़ी में अमृतसर रवाना हो जाओ, पीछे मैं सब कुछ संभाल लूँगा, और तुम्हें पैसों की भी ज़रूरत होगी। नो प्रॉब्लम। क्लोजर के पास जाकर उसने अपने कोट की जेब में से बटुआ निकाल कर मुझे 100 रुपये के 2 नोट दिए और बोला, अगर ज़्यादा चाहिए तो बता दो। मैंने कहा, थैंक यू भैया, ये काफ़ी हैं। मैंने नोट लेकर जेब में डाले। मेजर शरद ने मुझे गले लगाकर कहा, अपनी माता जी की समाधि पर मेरी तरफ से भी फूल चढ़ाना ओके? मैंने कहा, ज़रूर चढ़ाऊँगा। मैंने बाहर आकर ऑफिसर्स मेस के टेलीफोन से रेलवे स्टेशन फ़ोन किया तो मालूम हुआ कि पंजाब एक्सप्रेस सुबह 8:30 बजे रवाना होती है। मुझे कोई ख़ास तैयारी तो करनी नहीं थी। सुबह उठकर नहा धोकर पतलून कमीज़ पहनी, जैकेट साथ रख लिया क्योंकि पंजाब में सर्दी का मौसम था। मैंने कैंटीन के लड़के जगदीश को भी न बताया और फौजी हेडक्वार्टर से निकलकर टैक्सी पकड़ी और नागपुर के रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। प्लेटफार्म पर बहुत सारे मुसाफिर थे। उनमें जनूब के हर सूबे के आदमी और औरतें भी थीं। शुमाली भारत के कुछ लोग भी थे। जनूबी भारत के लोगों के रंग काले गहरे सांवले थे, जबकि शुमाली भारत के मुसाफिर अपने खिलते हुए रंग और ऊंचे कदकाठ से साफ पहचाने जाते थे। एक हल्का सा खतरा मुझे ज़रूर था कि कहीं यहाँ कोई ऐसा फौजी न मिल जाए जिसने मुझे ग्वालियर के टॉर्चर सेल में देखा हो, मगर ऐसी तवक्को कम ही थी। इतने में गाड़ी आ गई। मैंने इंटर क्लास का टिकट ले रखा था। डब्बे में बैठ गया। गाड़ी चल पड़ी। शैतान की आंत की तरह लंबा सफ़र था। जिन लोगों ने यह सफ़र किया है वही जानते हैं कि आदमी ट्रेन में बैठे बैठे किस कदर तंग आ जाता है। उस ज़माने में नागपुर भी महाराष्ट्र में शामिल नहीं किया गया था। गाड़ी चलती रही और मैं हर स्टेशन पर जायज़ा ले लेता था कि कोई मिलिट्री पुलिस का आदमी तो नहीं है। एक तवील सफ़र के बाद गाड़ी खुदा खुदा करके दिल्ली पहुंची। यहाँ से मैं गाड़ी तब्दील करके पंजाब को जाने वाली ट्रेन में सवार हो गया। मुझे अमृतसर नहीं जाना था। अमृतसर मुझे क्या करने जाना था? मैं जलंधर के स्टेशन पर उतर गया। यहाँ से जम्मू की तरफ जाने वाली एक लारी पकड़ी। जम्मू पहुँचा तो शाम हो रही थी। यहाँ मैं बड़ा मोहतात हो गया था और सर पर ग्लोबंद लपेट लिया था ताकि पहली नज़र देखने पर पहचाना न जा सकूँ। दूसरे रोज़ मैं श्रीनगर पहुँच गया। मैं शहर से 3-4 मील पीछे एक पहाड़ी इलाके में लारी से उतर गया। यहाँ से मैं पहाड़ी घाटियों में से गुजरता हुआ कमांडो शेरवान के हाइड आउट में आ गया। कमांडो शेरवान और कमांडो औरंगजेब वहाँ मौजूद थे। मुझे देखकर दोनों ने गर्मजोशी से मुसाफा किया। मालूम हुआ कि औरंगजेब को दाएं बाजू पर हमले की फौजी झड़प में गोली लगी थी, जिसका जख्म अब ठीक हो गया था। कमांडो शेरवान ने पूछा, इतने दिन कहाँ कहाँ फिरते रहे? भारतीय फौजी कैसे फरार कैसे हुए? मैं उन्हें अंदर तहखाने में ले आया। यहाँ कर मैंने उन्हें अपनी सारी दास्तान सुनाई। जब मैंने उन्हें बताया कि मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक
भारत पाकिस्तान पर भरपूर हमला करने वाला है और इसराइल और अमेरिका की तरफ से उसे भारी तादाद में असला और फौजी साजो सामान पहुंचना शुरू हो गया है, तो वो मेरी इस खुफिया इन्फॉर्मेशन पर मेरा मुंह देखते रह गए। लेकिन मैं उन्हें बता चुका था कि मैं धर्मवीर नाम से इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस कोर के मेजर शरद दीवान के ज़ेर सयाहत नागपुर के फौजी हेडक्वार्टर की कैंटीन पर काम कर रहा हूँ। मैंने कहा, यह बात खुद मुझे मेजर शरद दीवान ने बताई है, जो एक जिम्मेदार अफसर है। इसकी तईद मिलिट्री इंटेलिजेंस का एक सिख कैप्टन भी कर चुका है। इसके बाद मैंने उन्हें इसराइल के उन 2 ट्रांसपोर्ट बहरी जहाज़ों के बारे में बताया जो भारी तादाद में अमरीकी और इसराइली असला लेकर आए थे। मैंने कहा, ये दोनों माल बरदार जहाज़ इस वक्त इंडिया के मशरकी साहिल की बदरगाह तरचनापुली की एक समुद्री खाड़ी से चंद मील के फासले पर चट्टानों की ओट में लंगर अंदाज हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस की खुफिया इतलात के मुताबिक उनमें दूर मार मिसाइलों और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के हमल फिजा में मार करने वाले रॉकेटों के अलावा ऐसे अमरीकी रेडार भी हैं जो नीची से नीची परवाज करने वाले फाइटर और बमबार जहाज़ों की भी निशानदही कर देते हैं। यह सारा असला पाकिस्तान और कश्मीर में हमारी तहरीक आज़ादी को कुचलने के लिए इस्तेमाल हो गया। हमें उन दोनों जहाज़ों को वही समंदर में तबाह करके डबो देना है। ये असला की पहली अमरीकी और इसराइली खेप है। जब दूसरी खेप आएगी तो उसे भी नेस्तो नबूद करने की कोशिश करेंगे। कमांडो शेरवान और कमांडो औरंगजेब मेरी बात बड़े गौर से सुन रहे थे। शेरवान ने कहा, यह मिशन बहुत ज़रूरी है। हमें हर हालत में उन जहाज़ों को तबाह करना होगा। उनसे हमारी तहरीकी आज़ादी और ख़ास तौर पर पाकिस्तान को शदीद ख़तरा लाहक है। फिर उसने मेरी तरफ मुतवज्जे होकर कहा, क्या यह रिपोर्ट सही है कि भारत पाकिस्तान पर हमले का मनसूबा तैयार कर चुका है? मैंने कहा, यह इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस की खुफिया रिपोर्ट है जो मैंने आपको बयान की है और गलत नहीं हो सकती और मेरा ख्याल है हमारी इंटेलिजेंस ने यह रिपोर्ट पाकिस्तान पहुंचा दी है। कमांडो औरंगजेब कहने लगा, तुमने उन इसराइली जहाज़ों को डुबोने की कोई स्ट्रेटजी तैयार की है? मैंने कहा, स्ट्रेटजी वहाँ चलकर तैयार कर लेंगे। इस वक्त मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ क्योंकि ये अकेले कमांडो का मिशन नहीं है। इसके लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? कमांडो औरंगजेब ने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाल कर एक सिगरेट सुलगाया और बोला, ज़रूर चलूँगा। मैंने कमांडो शेरवान से कहा, लेकिन हमें इस मिशन का यहाँ पूरा इंतज़ाम करके चलना होगा क्योंकि तरचनापुली हमारे लिए एक नया शहर है। वहाँ हम किसी को नहीं जानते और उनकी तमिल ज़बान से भी न वाकिफ़ हैं। कमांडो शेरवान बोला, तुम लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत हो बताओ, वो तुम्हें मुहैया कर दी जाएगी। मैंने कहा, सबसे अहम चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत है वो छोटी से छोटी और ज़्यादा से ज़्यादा धमाका खेज डिवाइस है। ये इतनी ताकतवर होनी चाहिए कि फौलाद की मजबूत चादर को भी फाड़ डाले। कमांडो शेरवान ने कहा, इसका इंतज़ाम हो जाएगा। मैंने कहा, बाकी जिस किस्म के असला मसलन ऑटोमेटिक पिस्तौल ग्रेनेड वगैरह की ज़रूरत होती है मैं नागपुर हेडक्वार्टर के एम्यूनेशन डिपो से उड़ाने की कोशिश करूँगा। अगर वहाँ से ना उड़ा सका तो मेजर शरद का ऑटोमेटिक पिस्तौल तो मैं किसी भी वक्त अपने कब्जे में कर सकता हूँ। कमांडो औरंगजेब ने सवाल किया, तरचनापुली में क्या तुम्हारी नज़र में कोई ऐसी जगह है जहाँ हम अपनी खुफिया कमीगा बना सकें? मैंने कहा, इसका बंदोबस्त हमें वहाँ जाकर वहाँ के माहौल का जायज़ा लेने के बाद करना पड़ेगा। ये शहर मेरे लिए भी नया है मगर मैं तमिलनाडु के सूबे के लोगों के मिजाज से वाकिफ़ हूँ। कमांडो शेरवान बोला, हमें कब अपने कमांडो मिशन पर रवाना होना चाहिए? मैंने कहा, मैं एक दिन की भी तखीर नहीं करना चाहता। मेरी खुफिया इतला के मुताबिक पाकिस्तान और कश्मीर के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला असला और ख़तरनाक फौजी साजो सामान अभी तक इसराइली बहरी जहाज़ों पर ही लदा हुआ है। उन्हें उतार कर इमोनेशन में भी डंप किया जा सकता है। इस सूरत में यह असला तबाह करना हमारे लिए मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। शेरवान ने कहा, ठीक है, तुम मुझे सिर्फ कल की मोहलत दे दो ताकि मैं अपने ख़ास आदमी के पास जाकर तुम्हारे लिए धमाका खेज डिवाइस वगैरह का इंतज़ाम कर सकूँ। मैंने कहा, ठीक है, हम परसों रवाना हो जाएंगे। इसके बाद मैंने हाजी सनाउल्लाह डार की बेटी परवीन के बारे में पूछा कि क्या वो खरिया से पहुंच गई थी और इसके जवाब में भारतीय फ़ौज ने यहाँ क्या ज़ुल्माना कार्रवाइयाँ की हैं। शेरवान ने कहा, भारतीय फ़ौज की ग़ाज़बाना कार्रवाइयाँ तो जारी रहती हैं और हम उनका मुंह तोड़ जवाब भी देते रहते हैं। हमारे 2 आदमी शहीद होते हैं तो हम भारतीय फ़ौज के 3 सिपाही हलाक कर देते हैं। हाजी साहब की बेटी खरिया से पहुंच गई थी
तुम लोगों का कमांडो ऑपरेशन बड़ा कामयाब रहा।